क्रांति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें मुख्य तौर पर क्या कुछ आपने कहा है, अगर आप बता पाए हमें। मैंने यही कहा है कि मैं बहुत पीड़ित हूँ अभी, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती यहाँ पर कि मैं अपना मराठी कार्ड प्ले कर रही हूँ, या मैं मेरा वुमेन्स कार्ड प्ले कर रही हूँ, या मैं कोई और दूसरा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ। ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक बीवी है, एक माँ है, एक बहन है, एक बहू है, जो ये प्रार्थना कर रही है महाराष्ट्र के सीएम से कि प्लीज ये सब रोक दीजिए अभी, बिकॉज ये सर के ऊपर से पानी जा रहा है, मेरे फैमिली पर अटैक किया जा रहा है डे बाय डे। हम लोग तो इनोसेंट है, हमारा तो केस से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन कुछ बड़े लोग इसमें फंसे हैं। तो क्या हमारी इसमें बदनामी होनी चाहिए? क्या हमें हमेशा टारगेट करना चाहिए कि इस ऑफिसर ने मेरे दामाद को अरेस्ट किया है, या ऐसा कुछ है, मेरे रिलेटिव को अरेस्ट किया है, तो मैं इनकी भी बदनामी करूंगा? क्या ये बदले की भावना है इसमें? तो मेरी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से दरखास्त है कि मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। माननीय मिलिंद नार्वेकर जी इसमें मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, वो हमसे भी बहुत हम फैमिली फ्रेंड हैं, वो उद्धव जी से भी काफी क्लोज हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उद्धव जी से बात करके 2 मिनट का वक्त मुझे उनके साथ दें, जहाँ पे मैं और मेरे फादर इन लॉ जाके उनसे मिले, हमारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखे। लेकिन क्रांति जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ या आपके परिवार के साथ न्याय नहीं होगा? देखिए, आप लोग महाराष्ट्र में ही हैं, सारा मामला वहीं पर चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग या आपका परिवार टारगेटेड हो रहा है? कभी नहीं कहा, इनफैक्ट मैं उल्टा कह रही हूँ मेरे लेटर में। मैंने मेरे लेटर में ये कहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि न्याय होगा। आपने अगर लेटर पढ़ा है तो मैंने कहा है कि न्याय जरूर होगा। नहीं, आपने लिखा है कि आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये मंजूर नहीं होता जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इसलिए मैं उनसे मिलके ये बोलना चाहती हूँ उनको कि मुझे आप पे पूरा भरोसा, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं। वो जो डिसीजन लेते वही आप भी लोगे। कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, आप उनका मुंह जरूर बंद करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है जी। और आपने अब क्या अपने इस पत्र में नवाब मलिक या फिर उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका भी जिक्र किया है? जी नहीं, मैंने बहुत ही ये जनरल लेटर है। ये ऐसा नहीं है ना कि हम एक ही इंसान का नाम लिखे उसमें और फिर वो और 4 ट्विटर के हैंडल बना के उस पे ना डाले, फिर तो वो बोलेंगे कि हाँ ये मैंने नहीं डाला है, किसी और ने डाला है। ये जो पर्सनल अटैक हैं ये बहुत घोस्टली तरीके से किए जा रहे हैं, ये अलग अलग हैंडल से किए जा रहे हैं। तो मैं सारी चीजों का खंडन करती हूँ। ये कहीं भी कोई भी चीज पॉलिटिकल नहीं है। ये एक बीवी बोल रही है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। मैं अकेली औरत बन के यहाँ पर लड़ रही हूँ सबसे, और सब लोग मजा देख रहे हैं इस चीज का, और सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। इस चीज का तमाशा ना हो। मैं एक मराठी औरत हूँ और इसकी इज्जत बनी रहे, इसके लिए मैं माननीय सीएम जी से मिलने वाली हूँ। किरीट जी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है ओपनली, मैं उनसे मिलने वाली हूँ। मैं राम आठवले जी से मिलने वाली हूँ। हर एक नेता से मैं मिलूंगी, हर एक उस नेता से मिलूंगी जिन्होंने हमें ओपनली सपोर्ट किया। डजंट मैटर वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर वो एनसीपी से भी बिलोंग करते तो मैं जरूर उनसे भी मिलूंगी। इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है। यहाँ पे एक औरत की इज्जत का सवाल है, उसके घर की इज्जत का सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। क्रांति जी, एक और सवाल। अब आपके धर्म को लेकर, आपके पति के धर्म को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। निकाहनामा सामने आया, जिन काजी ने निकाह कराया था उन्होंने साफ तौर पर कहा, यही तो मैं नहीं चाहती ना। यही सारी चीजें जो हो रही है, ये नवाब जी जो चीजें डाल रहे हैं, इसका बार बार डिस्कशन हो रहा है, जिससे मुझे मानसिक तनाव महसूस हो रहा है। जो चीज मैंने कल ही पूरे मीडिया के सामने बोली है वही वापस चीजें दोहराई जा रही है। जबकि सारे कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट, हर चीज जब पेश की गई है तब बार बार ये सवाल उठना यही गलत है। इसी के लिए मैं जा रही हूँ मिलने उनसे। लेकिन आपको लगता है कि जो प्रूफ्स दिए गए हैं वो गलत है क्या? क्योंकि खुद काजी ने कबूल किया कि उन्होंने निकाह करवाया था और पूरा परिवार मुसलमान था। देखिए, अभी टेक्निकलिटी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप निकाह पढ़ते हैं और उसके ऊपर अगर आपका बेसिक रिलीजन गवर्नमेंट के पेपर्स पे अगर हिंदू है तो वो निकाह इनवैलिड हो जाता है। लेकिन उनकी शादी वैलिड थी क्योंकि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की थी, ठीक है। लेकिन काजी जी ने पूछा
आपका सर्टिफिकेट दिखाइए। आज आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो आपका आधार कार्ड पूछते हैं। इतने बड़े काजी ने इतना बड़ा निकाह किया तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा आप दिखाइए अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आप दिखाइए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन का सर्टिफिकेट। उन्होंने नहीं पूछा। तो उस वक्त गलती समीर जी की नहीं थी, उस वक्त गलती काजी जी की होगी। उस वक्त वो पेपर्स भी समीर वानखेड़े की मम्मी ने बनाए थे। वो अपनी माता जी के प्यार के लिए उन्होंने साइन कर दिया। क्या एक बेटा अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता? एक माँ की कल्चरल खुशी के लिए उसने ये किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कभी भी लीगली अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है। तो उनके सारे राइट जो एक दलित इंसान को मिलने चाहिए वो उनके साथ इंटैक्ट है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना फिर कि भाई एक दलित कार्ड भी उन्होंने एक तरह से खेला पद पाने के लिए। ये भी बात सामने आ रही है। आप एटलीस्ट आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड है ना, आपको तो थोड़ी समझ होगी। वो नवाब जी को छोड़ी, आप खुद जो पूछ रही हैं मुझे, आपको तो कुछ समझ होगी। ये तो सिर्फ नवाब मलिक के स्टेटमेंट्स में आपको बता रही हूँ जो उन्होंने कहे हैं। एग्जैक्टली तो लेकिन उसके बाद हमने जो भी पेश किए हैं सबूत, उससे आप भी एक कॉमन सेंस लगा सकती है ना। एक छोटा सा बच्चे को भी इतना मैं समझाऊं अगर तो भी समझ में आता है, उसके बाद वो सवाल नहीं करेगा। तो प्लीज आप समझिए मेरी बात को। आई एम सॉरी अगर इस वक्त मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। दोहराना नहीं चाहती, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बात करी, मुझे माफ कीजिए। मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं वही चीजें बार बार नहीं दोहरा सकती। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अभी इस वक्त जो आप जिन यातनाओं से गुजर रही हैं, हम समझ सकते हैं आपके मेंटल स्टेट को। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हैं कि अब आप मुख्यमंत्री से आगे मिलना चाह रही हैं और तमाम जो भी बातें हैं, क्योंकि आपने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोगों को धमकियां भी मिल रही है, शायद आपके परिवार को परेशान भी किया जा रहा है, जिससे आप काफी परेशान हैं आप लोग। जी 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 जी, हम जरूर परेशान हैं और इसी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और हमारे ग्रीवेंसेस उनके सामने रखने वाले हैं और जो सही है उसका न्याय वो करें। जो केस रिलेटेड चीजें हैं वो चलती है कोर्ट में, उसके ऊपर SIT बैठी है, उसके ऊपर बाकी सारी विजिलेंस की टीम बैठी है। वो लोग भी उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऑफिशियली समीर जी को जो चीजें फेस करनी है वो सक्षम है वो चीजें फेस करने के लिए, लेकिन उसके लिए उनकी बीवी को और उनके बच्चों को, उनकी बहन को टारगेट करना, उनके फादर को टारगेट करना, ये बहुत गलत, बहुत गलत। और आज भी आपका यही कहना है कि चूंकि नवाब मलिक के दामाद के साथ ऐसा हुआ था, इस पूरे मामले में उनको जेल जाना पड़ा था और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आपको और आपके पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आज भी आप यही कहेंगे? ये वो खुद कह रहे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं। उनका कल का इंटरव्यू देखिए आप, वो अभी भी यही कह रहे हैं। मैं उसकी नौकरी छीनूंगा, मैं उसका चेयर पद छीनूंगा, मैं उसकी चेयर छीनूंगा, मैं हर करूंगा, मैं उसको जेल भेजूंगा। वो आज भी यही बोल रहे हैं, वो खुद ये बोल रहे हैं। मेरे दामाद को उन्होंने जेल में भेजा इसलिए मैं उसको ये करूंगा। ही इज टेलिंग इट हिमसेल्फ। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ही इज क्वाइट ओपन अबाउट इट। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्रांति जी। क्रांति रेडकर आप सुन रहे थे, उनसे बात हम कर रहे थे। समीर वानखेड़े की पत्नी, पहले भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने आ चुके हैं और कई अहम बातें उन्होंने कही। आज उनका एक पत्र सामने आया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है, उद्धव ठाकरे को लिखा है, जिसमें उन्होंने एक मराठी होने का, मराठी मानुष होने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि निजी जीवन में, देखिए, निजी जीवन पर हमला करने वालों से रोज ही लड़ रही हूं। क्रांति रेडकर ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा, सोशल मीडिया पर रोज ही मेरे परिवार के बारे में भला बुरा कहा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि एक महिला और उसके परिवार की गरिमा से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। इस पत्र में उद्धव ठाकरे को आगे वो लिखती हैं कि बाला साहेब होते तो उन्हें ये मंजूर नहीं होता। जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर हमला निचले स्तर की राजनीति है। विश्वास है आपके रहते मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मराठी होने के नाते आपकी ओर अपेक्षा से देख रही हूं। विनती है सीएम उद्धव सही न्याय करें। चलिए, और नवाब मलिक के जो आरोप हैं वो और इनकी पत्नी यानी कि समीर वानखेड़े की पत्नी कीर्ति रेडकर के क्या जवाब हैं, ये आपको हम सुनवाते हैं। 20 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है। फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीजों की भी जांच हो। ये एक प्रॉपर कोई फंडेड ऑपरेशन है
ऑपरेशन जैसे बोलते हैं ना डिसमिस समीर वानखेड़े टाइप, ऐसा कोई एक ऑपरेशन चल रहा है कि उस आदमी को बाय हुक और बाय क्रुक उस कुर्सी से उन लोगों को हटाना ही है ताकि वो अपना काम पूरा नहीं कर सके, क्योंकि पता नहीं शायद कुछ बड़े बड़े नाम बाहर निकले, पता नहीं किसके क्या रिलेशंस बाहर निकले। हमने जिस दिन प्रभाकर का मामला सामने आया, हमने मांग की है मामला गंभीर है, उगाही का है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि फला जगह से पैसे उठाए गए, फला जगह दिए गए, गाड़ी उसके अंदर है, उसके ड्राइवर कौन थे, सीडीआर मिलाए जा सकते हैं, बहुत सारे कैमराज हैं, उसको खंगाला जा सकता है। तो मैं गृह मंत्री के सामने एसआईटी के जरिए जांच की मांग रखने वाला हूं। अगर वो कर रहे हैं विजिलेंस इंक्वायरी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत गुड न्यूज है। क्यों पता है? क्योंकि सच बाहर निकलने वाला है, और जब सच बाहर निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है, ना उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन किया है और ना ही वो कोई भी विजिलेंस से डरते हैं। तो जब ये विजिलेंस होगा बहुत अच्छा होगा, सच निकल के बाहर आएगा, कौन किसको कहां प्लांट कर रहा है, कौन किसी के दबाव में कौन सा स्टेटमेंट ले रहा है, कौन किसी को क्या कर रहा है, हर चीज निखर के बाहर निकलेगी। और समीर वानखेड़े भी वैसे ही निखर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। और क्रूज ड्रग्स मामले में जो अहम गवाह यानी कि किरण गोसावी जिसे आप देख रहे हैं, ये पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, धोखाधड़ी के मामले में हालांकि इसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कई शहरों में अब तक ये छिप रहा था, अपने नाम बदल बदल कर छिप रहा था। 8 से 10 लोकेशन पर ये देखा गया है, अलग अलग जगहों पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम बदल कर ये छिप रहा था, खुद को एनजीओ कार्यकर्ता इसने बताया। साथ ही साथ अभी मुंबई पुलिस को नहीं सौंपेंगे, ये पुणे पुलिस ने कहा है। ड्रग्स केस का गवाह किरण गोसावी यही वो शख्स है जिसके आर्यन के साथ सेल्फी सामने आई थी। ये हमारे पास 2018 में एक केस था चीटिंग का, 420 और आईटी एक्ट के हिसाब से एक आदमी को नौकरी लगाने की बात हुई थी, मलेशिया भेजा गया था और उसमें उस आदमी की चीटिंग हुई। उसके बेसिस पर हमारे यहाँ जो केस दाखिल हुआ वो 2019 में चार्जशीट हुआ था और उस टाइम किरण गोसावी को अरेस्ट नहीं किया गया था और फरारी घोषित किया गया था। उसी केस में बाद में कुछ घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है। तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सुबह 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉज से अरेस्ट किया है। ये जब घूम रहा था, भाग रहा था, तो ही वॉज यूजिंग अ नेम ऑफ सचिन पाटिल अलियास। तो अलियास सचिन पाटिल करके कई जगह इसने लखनऊ में, जो ये बता रहा है, अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है कि ही यूज्ड टू मतलब सचिन पाटिल के नाम से होटल में रहता था। मैं आपको एक एनजीओ स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ करके उसका वो मेंबर बताता है, डायरेक्टर विजिलेंस बताता है कैसा एनजीओ, क्या एनजीओ, हमको कुछ नहीं। स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वो सिपका करके कोई डिटेक्टिव एजेंसीज है, उसका मेंबर बता रहा है अपने आप को, सिपका। सो अभी जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। उसका जो काम करना है वो कहता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और बेसिकली मेटल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। और आपको बता दें इस वक्त 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनसीबी दफ्तर से अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विद्या हमारे साथ जुड़ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से, साथ ही साथ तंसीम हैदर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम अरविंद ओझा के पास। अरविंद, आज क्या कुछ इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए 2 मामला चल रहा है, एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है लेकिन एनसीबी दफ्तर में भी अलग चहल पहल है समीर वानखेड़े को लेकर। जो टीम वहां पर पहुंची है कार्रवाई करने के लिए, आज वहां पर क्या लेटेस्ट अपडेट, क्या आपके पास जानकारी? जी देखिए, जो विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए टीम पहुंची है वो आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में तैनात आशीष रंजन से पूछताछ कर रही है। आशीष रंजन समीर वानखेड़े की टीम में है। ड्रग्स के जो बड़े मामले होते हैं उसमें वो केसेस वो देखते हैं और क्रूज ड्रग्स केस में भी वो जांच में शामिल थे। तो फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है। कल समीर वानखेड़े से पूछताछ हुई थी, उनके बयान दर्ज हुए थे। तो आज आशीष रंजन से पूछताछ हो रही है। जो विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है टीम, उनका कहना है कि जो कंप्लेनेंट हैं उनको भी सम्मन किया है। हालांकि वो कंप्लेनेंट अभी तक बयान दर्ज कराने नहीं आए हैं। यानी कि जिस आधार पर विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है, सबसे जरूरी तो वो शख्स का आना है जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके बयान दर्ज होने हैं। तो सम्मन दिया गया था लेकिन अभी तक वो बयान दर्ज करने नहीं आए हैं। तो आखिर केस की इंक्वायरी कंप्लीट कैसे होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं अगर दूसरी बात करें
तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये मुंबई का जो दफ्तर जी। है, अमूमन रोजाना की तरह जैसे समीर वानखेड़े आते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आए हैं। डीडीजी जैन वो भी यहाँ पर आए हैं। आर्यन केस को देखने वाले वीबी सिंह जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो यहाँ पर आए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले वो निकले हैं। एएसजी से उनकी मुलाकात है क्योंकि हाईकोर्ट में आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपना पक्ष रखेगी, यानी डिफेंस की जो दलीलें थी। तो आज जो दलीलें हैं पेश एनसीबी करेगी बॉम्बे हाईकोर्ट में। विद्या हमारे साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी हुई हैं। विद्या, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि आज कोई ना कोई फैसला सामने आएगा। एनसीबी की तरफ से बताया जा रहा है कि आज वो दलीलें अपनी पेश करेगी। क्या जानकारी आपके पास? प्रोसीडिंग्स कब से शुरू होगी? जी, तकरीबन दोपहर के आसपास बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी भी सीरियल नंबर 39 पे आर्यन खान का लिस्टेड है मैटर और अभी फिलहाल चल रहा है तकरीबन 22-23, तो अभी थोड़ा समय और लगेगा और 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में लंच ब्रेक भी होता है, तो इससे थोड़ा समय जरूर लगेगा। हो सकता है कि 2:30 के बाद ही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले 2 दिनों से जो हमने जिरह सुनी थी वो डिफेंस की सुनी थी, यानी कि उस पक्ष की जो अपना कह रहा था कि उन्हें बेल क्यों मिलना चाहिए। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आर्ग्यू करेंगे एनसीबी के लिए और वो पूरा पक्ष ये रखेंगे कि क्यों इन लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और उनकी बार बार यही कहना है कि इन लोगों को अभी छोड़ा गया तो इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, अभी 20-22 दिन ही नहीं हुए हैं इस पूरे मामले में। अगर आप चार्जशीट देखें तो अभी तो लंबा समय है। इन्वेस्टिगेशन के समय में अगर इनको जमानत मिल जाती है तो जांच पड़ताल में असर पड़ेगा और यही वो बार बार कह रहे हैं और इसी का असर हुआ है कि आप देख लीजिए जो गोसावी का जो पूरा मामला है, फिर उनके प्रभाकर सैल ने जो एलिगेशन लगाया था, उन सब एलिगेशन का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हालांकि एएसजी का कहना है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भी ये सामने रखा था कि सैल को भी तोड़ने की कोशिश, पूरा जो आप कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन को असर पड़ाने की कोशिश की गई है। हालांकि डिफेंस ने अपने आप को इससे दरकिनार कर लिया है और साफ साफ कहा है कि इसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो नवाब मलिक कर रहे हैं, वो देखें। तो देख लीजिए पूरे मामले में कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हो गई है, इसी वजह से कहीं कोई असर पड़े न पड़े फिलहाल आर्ग्यूमेंट इस पे जोरदार होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। बल देते रहेंगे, हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। हिंदू प्रशांत
हिंद प्रशांत दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा के मुद्दे पर जो बात उन्होंने की है वो काफी अहम है। किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में अपनी बात रखी वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना महामारी पर कितना नियंत्रण, साथ ही साथ महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी किस तरह से हुई, ब्रुनेई से सुल्तान हसन बोलकिया का आमंत्रण, जल्द ही 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ 2 व्हीलर पर सफर करने के नियम बदलने वाले हैं। अगले साल से छोटे बच्चों को बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस के दोपहिया वाहन पर नहीं ले जाया जा सकेगा। छोटे बच्चों के साथ 2 व्हीलर चलाने के लिए यातायात के नियम बेहद कड़े करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अगले साल से 2 व्हीलर पर छोटे बच्चों के साथ सवारी करने वाले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यातायात के ये नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके साथ दोपहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे होंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी 2 व्हीलर पर इतने छोटे बच्चे सवार हैं तो फिर उनके लिए सुरक्षा पेटी और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए के चालान और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड करने का प्रावधान किया जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी काफी विस्तार से जानकारी मिली है। ये सुरक्षा पेटी एडजस्ट की जा सकेगी और कंधों से एक जोड़ी स्ट्रैप के लूप के जरिए ड्राइवर के साथ इसे बांधा जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के तय किए गए मानकों पर इस हार्नेस को खरा उतरना होगा। इन मानकों में वजन एडजस्ट करने की छूट, वाटरप्रूफ और मजबूती को शामिल किया जाएगा। हार्नेस को केवल नायलॉन या मल्टीफिलामेंट नायलॉन से बनाया जा सकेगा और ये 30 किलो तक के वजन को संभालने के लायक होगी। इन नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन के बाद कानून में शामिल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट लोगों की राय जानने के लिए जारी किया था। अब एक बार ड्राफ्ट के फाइनल हो जाने के बाद इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से 2 व्हीलर्स पर सफर करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा जरूर बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में बच्चों में इसकी आदत डालने में माँ बाप को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तय है कि इन नियमों के अमल में आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। लगातार समीर वानखेड़े के भी चौतरफा एक तरह से कह लीजिए कि उन पर हमला हो रहा है। हालांकि एक जांच टीम जो है वो गठित कर दी गई है जो कि पूरे मामले की रिव्यू कर रही है। इस बीच आपको बता दें, आज तक ने बातचीत की है समीर वानखेड़े की जो पहली पत्नी थी, उनके पिता जाहिद कुरैशी से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर जाहिद कुरैशी। आपको बता देंगे डॉक्टर जाहिद कुरैशी ये शबाना कुरैशी के पिता है। इनकी बेटी की शादी समीर वानखेड़े से हुई थी और जो पूरा इस बात को लेकर विवाद है, समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर विवाद है, उनकी बेटी की शादी हुई थी, निकाह हुआ था या फिर किस चीज़ को, उनके मुसलमान होने पर लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीधा उन्हीं से जानते हैं डॉक्टर जाहिद कुरैशी से। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा ये शादी का एक निकाहनामा कल मीडिया में आया था। फैमिली मान रही है कि ये निकाहनामा तो ओरिजिनल है लेकिन उनका धर्म मुस्लिम नहीं है, तो क्या सच्चाई है इस पूरे बात में? मुस्लिम परिवार में शादी हुई थी बेटी की या हिंदू परिवार में? मैं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि मैं समीर वानखेड़े जो दाऊद वानखेड़े हैं उनके पिताजी, ये हमारी मैं करीब उनसे करीब शादी से पहले 3-4 साल पहले से बातचीत होती थी। उनकी माँ जाहिदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के, हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। जब तक हमें ये मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली, उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी थे रिलेशन में थे वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। हमें जान के उसी लिए किया और हमारे जब 3 साल के पहले शादी के 3 साल पहले से बातचीत चल रही थी तो हमने घर का माहौल देखा कि मुस्लिम ही है। और मरहुमा जाहिदा दाऊद वानखेड़े जो थी वो हमेशा मिलती जुलती थी, वही प्रपोजल लेके आई थी और माशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहे। मैंने बोला ठीक है हो जाएगा।
शादी देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो इसलिए बाद में शादी का हम लोग प्रपोजल रखे, उन्होंने रखा तो हमने ठीक एक्सेप्ट कर लिया। और उनका एंगेजमेंट हुई, उसके एंगेजमेंट के बाद 10 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा, 10 महीने के बाद फरवरी में मतलब एंगेजमेंट हुई और बाद में 10 महीने के बाद शादी हुई दिसंबर में। और उसके पहले भी 3 साल से उनके जो भी जानने वाले थे जायदा वानखेड़े के या मेरे जानने वाले, सब उनको मालूम था कि दे आर मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं होता तो हम शादी नहीं करते। मुस्लिम में तो आप शादी नहीं करते। मैं थोड़ा सा एक तबके से इस बात को समझना चाहता हूँ। आपका कहना है कि अरेंज मैरिज था जिसकी बात 3 साल से चल रही थी। हाँ, अरेंज मैरिज 3 साल 3.5 साल से चल रही थी, उसके बाद ही हुआ है। और पहले आपका कहना है कि एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के 10 साल बाद शादी हुई। 10 महीने बाद, सॉरी 10 मंथ्स के बाद शादी हुई। तो जनरली मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सारे लोग मुस्लिम रिवाजों से ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे, जब शादी कम्युनिटी में की जाती है तो इसकी कुछ बातचीत होती है, कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, रस्म किस तरह से होती है? नहीं, एंगेजमेंट हुई थी पूरी, सब लोग आए थे, बहुत से लोग आए थे, उनकी तरफ से आए थे, उनकी बहन सब आए थे, हमारी तरफ से भी आए थे। एंगेजमेंट हुई थी ना, और मुस्लिम तरीके से हुई थी एंगेजमेंट। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि एंगेजमेंट मुस्लिम तरीके से हुई थी, क्या वहाँ पर हुआ था? जैसे बातचीत होती है, रिंग हुआ, सिंग हुआ, पर जैसे मतलब बातचीत करते हैं, वहाँ बातचीत सुनके कि भाई हमारे इससे बच्ची से एंगेजमेंट इनका है, तो एंगेजमेंट हुई थी जैसे नॉर्मल एंगेजमेंट होती है। वो भी मतलब लोगों के सामने हुई थी, हाल में हुई थी, ऐसा कहीं मतलब घर में नहीं हुई थी, हाल में हुई थी। हॉल में हुई थी। तो आपसे एक और चीज जानना है, वो हाल का है वो। अच्छा, वो फोटो हॉल का है। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, परिवार जो था, क्या जो कहते हैं नमाजी मुस्लिम परिवार था, पूरे रूढ़ी परंपरा फॉलो करने वाला परिवार? घर में पूरे फॉलो, उनकी माहिदा जो मरहुमा जायदा दाऊद वानखेड़े थी, वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थी और बहुत ही धर्म को मानने वाली थी, लोगों को हेल्प करती थी, मस्जिदों मदरसों को भी हेल्प करती थी। अल्लाह उनको नेक मतलब दे और उनके मतलब जन्नत फिरदौस में दर्जा मुकाम पर है। उनके मरने के बाद ही मतलब शायद जो भी हो रहा है, नहीं तो उनके पहले बहुत अच्छा था, उनके घर में माहौल दीनी माहौल था। अच्छा, आपने उनके समीर साहब के वालिद का जिक्र किया दाऊद वानखेड़े नाम से, अब वो कह रहे हैं कि उनका नाम दाऊद नहीं है, ध्यान देवे। आप तो उन्हें दाऊद के नाम से ही जानते हैं? मुझे दाऊद नाम से, मैं दाऊद नाम से जानता था, उनके दोस्त से भी दाऊद नाम से जानते थे। अच्छा, कब से जानते हैं आप उनको? जब मतलब बोला ना, जब से मतलब मैं बातचीत हो रही थी तब से जानता हूँ। उनका ये कहना है कि दाऊद उन्हें प्यार से बुलाया जाता, उनका नाम नहीं, धर्म से वो मुसलमान नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वो धर्म से होने हो, लेकिन दाऊद उनका नाम था, जो हमने नाम रखा है, अग्रिम जब निकाह नामा भी है उनका दाऊद ही नाम रखा गया है, तो हमें मालूम था मुस्लिम ही है। उनका कहना है कि निकाह नामे पर जो उनके दस्तखत थे, उन्हें पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा था, इसलिए इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में भी लिखा है? इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, किस वजह से आपका कहना है कि मरहूम जब तक उनकी माताजी थी तब तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी, बाद में ऐसा क्या हो गया कि सारी चीज़ें आज इस मुकाम पर आ पहुंची? देखिए, उसमें मैं कंट्रोवर्सी नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप हमको भी नहीं मालूम कि क्या चीज़ है, बच्चे थे और ये सब है, तो इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। बट हम वो भूल चुके हैं, 6 साल से हमने कुछ उजागर नहीं किया, लेकिन हमारी इज्जत पर सवाल आया कि भाई वो हिंदू थे तो कैसे शादी हुई, तो मैं ये एलुबरेट कहा था कि वी नो, एंड उनके जो फ्रेंड सर्कल उनको भी मुझे जहाँ मालूम है कि वो लोग सब यही बोलते थे कि दे आर मुस्लिम। लेकिन परिवार में क्या मुस्लिम रीति रिवाज पाले जाते थे? आप जब बेटी शादी ब्याह कर उस घर में गई थी, तो क्या मुस्लिम रीति रिवाज पाले जाते थे? तो पाले जाते थे उनके घर में। कुछ समीर वानखेड़े भी मुस्लिम रिवाज फॉलो करते थे? फॉलो करते। जैसे कि कौन से रिवाज फॉलो करते थे? नमाज, हाँ, नमाज मतलब जो ईद बकरीद की नमाज में पढ़ते थे, वो नमाज पढ़ते थे, रोजे रखना हो या फिर हाँ रोजा भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, पूरे फॉलो करते थे। सुना है। और पूरी फैमिली में जो मेंबर्स है, बाकी उनकी सिस्टर है, सभी की शादी क्या मुस्लिम तरीके से? आपको कुछ अंदाजा? मुस्लिम मतलब उनकी शादी का मुझे नहीं मालूम, बट दे आर मुस्लिम के हुई है शादी। तो 2 चीजें मैं आपसे, एक तो या आपको उस वक्त जानकारी नहीं थी या आपसे जानकारी छुपाई गई थी, कौन सी चीज आपको लगती है इस वक्त की? जैसे छुपाई नहीं गई उनको, मतलब हमें तो यही मालूम था कि मुस्लिम है। किसी करीबी रिश्तेदार से कोई मीडिएटर थे साथ में जिनके थ्रू ये शादी? हाँ, जो उनके जिसने मतलब मुझसे मिलाया वो सब है कि ज़्यादातर मुस्लिम, कोई हिंदू नहीं बोलता था उनको। आज जब वो बोल रहे हिंदू, तो आपको क्या लग रहा है कि वो ठीक है? मतलब अभी उनकी सर्टिफिकेट, पहले की सर्टिफिकेट हो गई, अब उसके बाद जो उनकी शादी हुई, मतलब जायदाद से शादी हुई, उसके बाद की बात मतलब नहीं कर रहे ना। और शादी के पहले आप दाऊद जो वानखेड़े जो आप बता रहे हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वानखेड़े साहब और उनकी माता जी, उस शादी के पहले कितने साल से जानते थे आप? किसको? उनके परिवार को? नहीं, उसके पहले मुझे नहीं, 3 साल से पहले जानता हूँ, लेकिन उनके दूसरे लोग मतलब उनके फैमिली को जानते थे। क्या जो उनका सेपरेशन हुआ था, तलाक हुआ था, वो भी मुस्लिम तरीके से हुआ था?
निकाह मतलब हाँ उनका हुआ ही था ना, उससे मुस्लिम तरीके से हुआ था, बाद में कोर्ट से हुआ पहले, लेकिन मुस्लिम तरीके से बाद में कोर्ट में से हुआ। क्या कुछ ऐसी चीज है जो बाद में भी संपर्क रहा, पिछले कुछ दिनों से संपर्क हुआ है? नहीं कोई समझ, फिर हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा। ये कंट्रोवर्सी आई है तब से कोई संपर्क हुआ है? नहीं, परिवार के किसी नहीं किसी से। और कुछ आप बताना चाहेंगे पूरे इसमें? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जाहिद कुरैशी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि जो शादी समीर वानखेड़े के साथ हुई थी, निकाह हुआ था, बाकायदा मुस्लिम तरीके से हुआ था और उनके परिवार को मुस्लिम के तौर पर ही जानते थे, जो रिवाज से, रीति रिवाज से मुस्लिम तरीके से फॉलो करते थे। उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट कहना है कि अगर उनको पता होता कि उनकी बेटी की शादी हिंदू परिवार में होती तो शादी कतई नहीं होती, वो शादी के लिए हाँ ही नहीं करते। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और आपको बता दें कि वानखेड़े पर आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। जी हां, दिल्ली से आई एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। जांच टीम के मुखिया डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह से बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। क्या क्या मुद्दों पर समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, हमारे साथ इस वक्त खुद ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, आपने कल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी थी, केपी गोसावी का नाम लिया था, प्रभाकर साहिल का नाम लिया था, दो आपके विटनेस आप कह रहे थे, उसमें से साहिल आपने कहा कि आ नहीं रहे और गोसावी को पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप उनसे कैसे पूछताछ कर रहे हैं? जहाँ तक साहिल की बात है, मैंने कल भी बोला था कि वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी, तो उनका हमें इंतज़ार है। और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है, सो वी विल टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। एक पुख्ता सूचना हमारे पास आ जाए, देन वी। आप बात करेंगे, पुणे पुलिस से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपको भी उनसे? वी आर जस्ट मलिंग ओवर वेरियस ऑप्शंस। क्या आपको कारण लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एनसीबी की कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पर सेंटर स्टेज पे आ गई है, क्रिटिसाइज हो रही है, अलग अलग तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से विजिलेंस इंक्वायरी उन सारे आरोपों को देगी? देखिए, जांच एजेंसियों के लिए आरोप और प्रत्यारोप होना कोई नई बात नहीं है। जब भी इस तरह के सेंसिटिव केसेस होते हैं, कुछ बातें उठती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर इसमें आयोटा भी सच है तो वो सामने आना चाहिए। जो प्रोसीजरियल आरोप किए गए हैं खास करके, ये तो आपने इंक्वायरी उस एफिडेविट के आधार पे की है, लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसीजरियल आरोप भी लगाए गए थे विटनेसेस को लेकर, उसको लेकर भी क्या उसमें देखा जाएगा या उसके लिए अलग से सोच रहे हैं? ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है, बट अभी मैं आपको कंटेंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताना चाहूँगा मीडिया में, लेकिन डिपार्टमेंट है, जो भी बातें आप सामने आएंगी उन पर देखा जाएगा। कुछ कैरेक्टर्स के नाम उस एफिडेविट में सामने आते हैं, प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी तो आपने बता ही दिया, उसके साथ साथ एक सैम करके हैं और दूसरा पूजा ददलानी, उनका नाम उसमें सामने आ रहा है कि उनसे उन्होंने देखा था कि वो उनसे बात कर रही है वगैरह करके। उनके बारे में क्या क्या उनको भी बुलाया जाएगा? मन्नत काफी नजदीक है, आप जहां पर ठहरे हुए हैं, जहां पर इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, क्या दोबारा आप जाके उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्या है, इसमें एफिडेविट फाइल किया उन्होंने और कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपका एफिडेविट आरोप लगा रहा है कि नहीं, जिस तरीके से विटनेसेस को टैंपर किया जा रहा है वो सही नहीं है और उनका उसमें नाम आपने मेंशन किया हुआ। देखिए, जहां तक जांच टीम का सवाल है, हमारे लिए सारे गवाह जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस स्टेज पे ये डिस्क्लोज करना कि हम किसको कब बुला रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम बुला के इसमें शामिल करेंगे। ड्रग केस की जांच से समीर वानखेड़े पर आंच आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या समीर वानखेड़े पर उन्हीं का विभाग कोई एक्शन लेगा? समीर वानखेड़े की मुश्किल ये है कि उन पर इस वक्त आरोपों की चौतरफा बारिश हो रही है, उनकी जाति से लेकर धर्म तक पर सवाल उठ रहे हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथरूजी वानखेड़े है। तो मेरी दादा परदादा उसके परदादा
सभी हम लोग हिंदू है एक। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति, धर्म और दस्तावेज सवालों के घेरे में है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान है और उनका परिवार सारी जिंदगी एक मुस्लिम के तौर पर जीता रहा। अपने इस दावे के पक्ष में दलीलें देकर नवाब मलिक ये साबित करना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े ने गलत दस्तावेज देकर नौकरी पाई। इसी सिलसिले में नवाब मलिक ने आज ये निकाहनामा पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि तस्वीर और निकाहनामा समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी शबाना का है। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि 7 दिसंबर 2006 की रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े ने शबाना कुरैशी से अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में निकाह किया था। इस दौरान 33,000 रुपए बतौर मेहर दी गई। मलिक के मुताबिक इस निकाह का गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मिन दाऊद वानखेड़े का पति था। जब आज तक ने इस मामले की जांच की तो हमने उस काजी को ढूंढ निकाला जिन्होंने निकाह करवाया था। मुजम्मिल अहमद नाम के काजी ने हमें बताया कि साल 2006 में उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़वाया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो किसी गैर मुस्लिम का निकाह नहीं करवाते और शादी के वक्त समीर वानखेड़े मुस्लिम थे। ये निकाह आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर, शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। मौलवी के इस खुलासे के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी सामने आई और उन्होंने बताया कि समीर की मां एक मुस्लिम थी और उनकी इच्छा की वजह से ये निकाह किया गया, लेकिन समीर वानखेड़े ने कभी भी अपना धर्म या जाति कानूनी रूप से नहीं बदली। निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मदर इन, मतलब उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, जो एक दलित हिंदू है। वहीं वानखेड़े की मां का नाम जाहिदा बेगम बानो था। समीर वानखेड़े की एक बहन भी है जिनका नाम यास्मिन है। साल 2006 में समीर वानखेड़े ने डॉक्टर शबाना कुरैशी से निकाह किया और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। 2017 में समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी क्रांति रेडकर से की। समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक का सबसे बड़ा आरोप यही है कि पूरा परिवार सारी जिंदगी एक मुसलमान बनकर जीता रहा। फिर समीर ने एक दलित हिंदू के तौर पर नौकरी कैसे पाली, जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने इस दावे के पक्ष में नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था, जिसे कथित रूप से समीर वानखेड़े का बताया गया। इसमें उनका धर्म मुस्लिम और उनके पिता का नाम दाऊद लिखा था, लेकिन परिवार का कहना है कि जब पुरखे हिंदू हैं, तो समीर मुसलमान कैसे हो सकते हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा कर मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो समीर वानखेड़े को लेकर एक बड़ा सवाल यही है कि क्या समीर वानखेड़े ने अपना धर्म बदला या नहीं। अगर धर्म बदला तो फिर उन्होंने दलित कोटे से नौकरी कैसे हासिल की, और अगर धर्म नहीं बदला तो निकाह क्यों किया। अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई में आज एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर कहा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।